So hey everyone, hi, this is Lovely and today in this video we are going to study about investment multiplier. As the name suggests, investment multiplier, that means we are going to study something which involves multiplication. It is not called investment subtraction, investment addition or investment division. Multiplier कहने के पीछे एक वजह है, इसीलिए इसका नाम ही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है और हम आराम से पढ़ेंगे कि वो क्या है. ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया. सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को, मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था RF कैन ने. ठीक है, RF कैन ने. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू बट ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं. उन्होंने डेवलप किया था एक कॉन्सेप्ट जिसे एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं, कि कैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की वजह से और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और इनकम जनरेट होता है. उनका कॉन्सेप्ट अलग है. ठीक है, हमें यहाँ पे पढ़ना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. तो RF कैन ने जिस मल्टीप्लायर की बात की थी दैट वाज एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर. और फिर हमारे फेमस इकोनॉमिस्ट जो कि है कीन्स, उन्होंने उस आइडिया को लिया और फॉर्मुलेट किया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट को. किसको फॉर्मुलेट किया? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट को. देखते हैं फिर उन्होंने क्या कहा. ही सेड दैट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज समथिंग दैट एस्टैब्लिशेस अ प्रिसाइज रिलेशनशिप, ठीक, given the propensity to consume between aggregate income and employment and rate of investment. ठीक है, अब ये तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा कि क्या बोल के चले गए वो, तो हम उसको समझते हैं कि क्या बोल के गए. उन्होंने कहा, अच्छा पहले जनरली हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा. देखो, जनरली है कि आप इन्वेस्टमेंट कभी करते हो. ठीक है, क्यों करते हो? उसके पीछे वजह ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो ताकि उससे आपको प्रॉफिट मिले, रिटर्न मिले. ठीक है, इसीलिए करते हो. तो इकोनॉमिक्स में जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, विच इज द एडिशन टू कैपिटल स्टॉक्स, यानी गुड्स एंड सर्विसेज में एडिशन. ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट की, उस रियल इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तब एक इफेक्ट क्रिएट होता है इन्वेस्टमेंट के होने की वजह से. ठीक है, और उसी इन्वेस्टमेंट को समझना है हमें इस पूरे कॉन्सेप्ट में. तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आप इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे होगे क्योंकि आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा. अब थोड़ा इकोनॉमी में आते हैं. इकोनॉमी में जैसे इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स ने इन्वेस्टमेंट की, उसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, बनेंगे. बट साइमल्टेनियसली इन्वेस्टमेंट में हमें लेबर्स को एम्प्लॉय करना होता है, जो लोगों को काम मिल रहा होता है उनको इनकम देनी होती है. तो इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम का जनरेशन होता है. होगा कि नहीं होगा? विच इज़ वेरी क्लियर कि भाई इन्वेस्टमेंट हुई है तो इनकम का जनरेशन होना है. अब क्या होगा, जैसे ही इनकम का जनरेशन हुआ, ठीक है, एंड यू आर पर्सन ए, आपको इनकम मिली क्योंकि आप एम्प्लॉयड थे. जिस भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी क्योंकि लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा और लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है तो उनकी इनकम बढ़ेगी, तो इनकम भी बढ़ी. अब क्या होगा, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी, क्या करोगे? इनकम को घर में रखे रहोगे? नहीं, आप क्या करोगे? उसको खर्च कर दोगे. कहीं जाओगे, शॉपिंग कर लिया आपने. जैसे ही आपने शॉपिंग की, तुरंत वो इनकम किसी के हाथ में चली गई. ठीक है, किसके? शॉपकीपर के, ऑब्वियसली. अब वो शॉपकीपर के पास पैसे आए तो वो क्या करेगा? रखे रहेगा? वो क्या करेगा? तुरंत कहीं और उस पैसे को यूज करेगा. सो यू आर सीइंग दिस रिपल इफेक्ट कि कैसे इन्वेस्टमेंट की वजह से एक इंसान की इनकम बढ़ती है और कैसे वो एक पानी की तरह, जैसे पानी में एक बूंद गिरती है तो वो बूंद एक इफेक्ट क्रिएट करती है, रिपल की तरह रिपल्स क्रिएट होते हैं. वैसे ही इन्वेस्टमेंट जैसे ही ड्रॉप होता है, इसकी इनकम बढ़ी, उसने तुरंत उस इनकम को खर्च किया, फिर उसको भी इनकम मिली, उसने इनकम को खर्च किया, उसको भी इनकम मिली, एक इफेक्ट क्रिएट होता है. और यही जो इफेक्ट क्रिएट होता है उसे ही, मतलब इस क्रिएशन को जो कर रहा है उसे ही हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं. ठीक है, दिस क्रिएशन ऑफ इनकम इन मल्टीपल्स, क्योंकि वो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं. तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. अब फिर डेफिनेशन पे आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स की जो लिखी है हमने, कि कीन्स ने कहा था कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है बिटवीन एग्रीगेट इनकम एंड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है, एग्रीगेट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एक ही बात होती है, यानी जितने लोग एम्प्लॉयड है उनको ही इनकम मिल रही होगी. तो एग्रीगेट इनकम में, यानी इनकम जो मिलेगी लोगों को, पैसे जो मिलेंगे, और जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट की जो रफ्तार है, ठीक है, उनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. गिवन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो. गिवन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि उस इकोनॉमी के जो लोग हैं उनकी जो चाहत है कंजम्पशन करने की,
वो एक कांस्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आप चेंज कर दिए, ठीक है, कि क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपकी इकोनॉमी में लोग चेंज कर रहे हैं अपनी कंजम्पशन की हैबिट को, कभी ज़्यादा कर रहे हैं कभी कम कर रहे हैं, तो हाउ यू आर गोइंग टू प्रिडिक्ट द थ्योरी या फॉर्मुलेट द थ्योरी, ठीक है। इसलिए हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को एक गिवन माना है। एक गिवन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के वक्त एग्रीगेट इनकम और इन्वेस्टमेंट में जो हम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट और जो इनकम मिल रही है, उनके बीच में, इन दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। आई होप चीज़ें क्लियर हैं, आगे बढ़ेंगे तो एकदम ही फर्स्ट क्लास क्लियर हो जाएंगी। सो इट टेल्स अस दैट व्हेन देयर विल बी एन इंक्रीमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इससे फिर हमें ये पता चलता है, ये हमने ऑब्जर्व किया है, देखा है कि व्हेन देयर विल बी इंक्रीमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई, यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो जब इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होगा, तब इनकम विल इंक्रीज, तो इनकम भी बढ़ेगी। अभी मैंने आपको अच्छे से एग्जांपल में समझाया था रिपल्स में, इनकम विल ऑल्सो इंक्रीज बाय एन अमाउंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, बाय एन अमाउंट, बाय एन अमाउंट, एक अमाउंट से बढ़ेगी विच इज के टाइम्स, which is k times the increment of investment. So this is the main thing, main crux of investment multiplier, कि इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होने की वजह से, हाँ समझ में आ रहा है, इनकम में इंक्रीज होगा, समझ में आ रहा है, बाय के टाइम्स, के गुना, के टाइम्स, ओके, बाय के टाइम्स, किसका टाइम्स, द इंक्रीमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, उसमें एक वेरिएबल को आप मल्टीप्लाई करो के, उतना गुना इनकम जनरेट होगा। यानी कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुई है 100 करोड़, ठीक, और इनकम कितना जनरेट होगा, के टाइम्स, ठीक, मान लो के टाइम्स है 2, तो इनकम जो जनरेट होगी वो हो जाएगी 200 करोड़। अब कुछ लोग कह रहे होंगे भाई 100 करोड़ लगा है लेकिन 200 करोड़ का इनकम जनरेशन कैसा हुआ है, वो अभी हम देखेंगे, बट यही है ट्रूथ, यही है जो उन्होंने कॉन्सेप्ट को हमें दिया है कि के टाइम्स जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उतना गुना इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है, अच्छे से दिमाग में बैठा लो, उतना गुना इनकम बढ़ जाएगी। अब इनकम में जो चेंज होता है उसको हम डेल्टा वाई से लिखते हैं, और मतलब चेंज इन इनकम, और डेल्टा आई से हमने लिखा है चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। तो जो चेंज इन इनकम होगा डेल्टा वाई, इट विल बी इक्वल टू के टाइम्स के मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आई, वही मैंने कहा है, और उसको मैंने यहाँ मैथमेटिकली अगर एल्जेब्रिकली लिखा है, ठीक है, क्लियर है। तो इस चीज में आपको डाउट नहीं होगा कि क्यों डेल्टा वाई इज इक्वल टू के डेल्टा आई होता है। अभी अच्छे से समझेंगे इसको, अभी मैं आपको पूरी थ्योरी यही बता दिया मैंने, बट इसको हम अच्छे से डीप में समझेंगे कि भाई ये क्या है। तो इकोनॉमिस्ट हैंसन ने इसी बात को, ठीक है, ये मैं और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रही हूँ, इन्होंने कहा है कि ये जो कीन्स ने कॉन्सेप्ट दिया है, कीन्स का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करें तो इट इज नथिंग बट द कोफिशिएंट, इट इज दैट कोफिशिएंट, ये जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, इट इज दैट कोफिशिएंट विच रिलेट्स एन इंक्रीमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो कि इन्वेस्टमेंट के इंक्रीमेंट को रिलेट करता है टू एन इंक्रीमेंट ऑफ इनकम, इनकम में इंक्रीमेंट के साथ। वही सेम चीज को उन्होंने अच्छे से लिखा है, बट उन्होंने कह दिया वही कोफिशिएंट, उन्होंने उसको बोल दिया इट इज द कोफिशिएंट, ऑब्वियसली इट इज द कोफिशिएंट, ठीक है, इसके पहले है डेल्टा आई से पहले, इट इज द कोफिशिएंट वैल्यू, और कितना टाइम्स, जितना टाइम्स इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट हुआ है। So we can also write k is equal to delta y upon delta i, we can do that, k यहीं पे है, डेल्टा i को हमने बस शिफ्ट कर दिया है डेल्टा y के नीचे, so k is equals to delta y upon delta i। तो ये हमें इन्वेस्टमेंट, यही है कि हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और इसका नाम मल्टीप्लायर इसलिए पड़ा है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट में मल्टीप्लाई होता है, उतनी गुना हमारी इनकम बढ़ती है, ये हमें उसका अंदाजा पता लगता है उससे, ठीक है। तो डेल्टा i is equals to change in investment, delta y is equals to change in income, and k is equals to multiplier coefficient or the multiplier or the investment multiplier। So k आपको क्लियर हो गया, यही k था जिसे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं, वो गुना बताता है, जितने गुना इनकम में बढ़ने के जितना गुना इन्वेस्टमेंट में बढ़ने के बाद इनकम हमारी बढ़ेगी। नाउ अब जो हम कह रहे हैं बार बार इतने गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, ठीक है, 3 गुना हो जाएगी,
ये पता कैसे चलेगा कितना गुना होगी? मेरी इकोनॉमी में बताओ जरा, पता करके बताओ मेरी इकोनॉमी में कितना गुना इनकम बढ़ेगी अगर मैं इतना इन्वेस्टमेंट करती हूँ। तो आई विल से कि हाँ पता तो करना पड़ेगा, बट कैसे, ये भी तो है ना। सो देर इज समथिंग दैट विल टेल अस अबाउट दैट के वैल्यू। वो के वैल्यू क्या होगी एक गिवन सिचुएशन के लिए? वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज डिटर्मिन्ड बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि जिसको हम यहाँ मान के चले थे कि अगर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिवन होगी तो एग्रीगेट इनकम और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट में एक रिलेशन होगा, ठीक है, वही वो रिलेशन फिक्स्ड होगा। तो यानी अलग अलग सिचुएशन के लिए, यानी कि अलग अलग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के लिए अलग अलग के वैल्यूज होंगी। ऑब्वियसली किसी इकोनॉमी में लोग ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, दे वांट टू कंज्यूम मोर, वहां के लोग बहुत कंज्यूमरिस्ट हैं, तो उनको तुम दोगे चीजें, वो बहुत ज्यादा, वो लोग बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बहुत इनकम जनरेट होगी, उनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अलग होगी। अच्छा, मैंने इतनी देर से आपको समझाया नहीं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, बिकॉज आई हैव अज्यूम्ड कि आपको वो पता होगी, क्योंकि व्हेन आई हैड मेड अ वीडियो अबाउट इन्वेस्टमेंट फंक्शन, वहां पे मैंने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को ब्रीफ में समझा दिया था। बट यहाँ पर भी मुझे लग रहा है एक बार बता देना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं सबको पता हो। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कुछ एक चीज हमें बताता है, वो चीज ये है कि कितनी चाहत है लोगों की कंजम्पशन करने की, कितना आप डिमांड कर रहे हो कि मैं कंज्यूम करूं, ठीक है, उसको हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहेंगे। बट हमने मार्जिनल वर्ड लगा दिया है, तो मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है कि मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है कि चेंज इन इनकम से कंजम्पशन में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। व्हेन वी विल ब्रिंग अ चेंज इन इनकम, जैसे कि इंसान की इनकम 100 से 200 हो गई है, तो वो कंजम्पशन कितना बढ़ा रहा है। तो हो सकता हो पहले जब उसकी इनकम 100 रुपए थी तो वो 20 रुपए कंजम्पशन करता था, ठीक है, पहले उसकी इनकम 100 रुपए थी, वो 20 रुपए कंजम्पशन करता था। अब जैसे ही उसकी इनकम 200 हो गई तो वो कंजम्पशन 40 कर दिया, मतलब 40 रुपए स्पेंड करने लगा। ऑब्वियसली इनकम बढ़ गई तो कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इसके लिए आपको कंजम्पशन फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, प्लीज जाके पढ़ लीजिए। तो हाँ, तो डेल्टा वाई से, यानी कि चेंज इन इनकम से डेल्टा सी चेंज इन कंजम्पशन होता है, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं एमपीसी से, वही वैल्यू हमें एमपीसी की वैल्यू देता है। मतलब कि अगर 100 रुपए चेंज है, मतलब पहले आपकी इनकम 100 से 200 हो गई तो 100 रुपए चेंज हुआ, कंजम्पशन पहले 20 थी फिर 40 हो गई, यानी 40 रुपए का आप कंजम्पशन करने लगे हो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चेंज इन कंजम्पशन 40 नहीं 20 लिखेंगे, क्योंकि 20 से 40 होगी, 20 तो ऑलरेडी थी, ठीक है, काट दो 0.2, ये आपका एमपीसी आ जाएगा। तो ऐसे हम एमपीसी निकाल लेते हैं। तो इससे हमें इतना तो पता चलता है ना, एमपीसी फिक्स्ड रहेगी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जब जो भी कंजम्पशन हैबिट वहां पे होगी, राइट। तो इसीलिए हमने वहां पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को क्या माना था, गिवन माना था। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जब हम बोलते हैं तो स्पेसिफिकली बोल रहे हैं चेंज इन इनकम से जो चेंज इन कंजम्पशन आ रहा है, ठीक है। सो वही यही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यही हमें के की वैल्यू डिटरमिन करवाती है, ठीक है। और जितनी ज्यादा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि जितनी ज्यादा लोग चाहत दिखाएंगे कि हमें बहुत कंजम्पशन करना है, बहुत कंजम्पशन करना है, उतनी ही ज्यादा मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी। इसका बहुत सिंपल लॉजिक है, जितनी ज्यादा कंजम्पशन लोग करेंगे, मतलब चेंज इन इनकम होने की वजह से चेंज इन कंजम्पशन जितना ज्यादा हो रहा होगा, पीपल विल बाय थिंग्स मोर, इन्वेस्टमेंट विल बी मोर। सो इफ देयर विल बी मोर इन्वेस्टमेंट, तो जो इनकम का जनरेशन हो रहा होगा दैट विल ऑल्सो बी मोर, यानी कि चीजें ज्यादा होंगी। तो चीजें ज्यादा होंगी तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कितना टाइम ज्यादा होंगी, वो भी ज्यादा ही होगा। इसीलिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होगी तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर भी ज्यादा होगा। हायर द एमपीसी हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, रट लीजिए, हायर द एमपीसी हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा। मतलब एमपीसी अगर कम है तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर भी उस इकोनॉमी के लिए कम ही होगी, वेरी सिंपल। तो अब हम आते हैं अपनी मेन पॉइंट पे कि इस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इस मल्टीप्लायर, कौन सा मल्टीप्लायर, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर नहीं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको देखते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से देखते हैं। नाउ वी विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड द मल्टीप्लायर। बहुत ही इजी सा है, जैसे बोलती जाऊंगी आप देखना और आपको अपने आप वो रिलेशनशिप, ठीक है, समझ में आएगी। हमने रिलेशनशिप को तो देख ही लिया है कि एमपीसी जितना ज्यादा होगा मल्टीप्लायर भी उतना ज्यादा होगा, यानी कि इनकम का जनरेशन उतना ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से।
बट अब मैथमेटिकली भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम पे, जब हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है तो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, यानी जितना सप्लाई हो रहा है और जितना डिमांड किया जा रहा है, दे हैव टू बी इक्वल। एग्रीगेट सप्लाई को हम वाई से डिनोट कर सकते हैं, बिकॉज जो भी चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं आउटपुट में, ठीक है, उसी को सेल करके ही तो इनकम का जनरेशन होता है, मतलब इनकम वही है, बोथ आर इक्वल, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल्स टू द इनकम दैट विल बी जनरेटेड इन द कंट्री, क्योंकि उसी के एक्सपेंडिचर से ही इनकम मिलता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, राइट। सो वाई विल बी द एग्रीगेट सप्लाई, मतलब वाई को हम डिनोट कर सकते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को वाई से डिनोट, मतलब एग्रीगेट सप्लाई को वाई से डिनोट कर सकती है। और एग्रीगेट डिमांड हमारा किससे मिलके बनता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से ही मिलकर के तो बनता है ना। तो C प्लस आई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। ये हमने इकोनॉमिक्स जब पढ़ रहे थे तभी हमने ये चीज सीख ली थी। इसी में ही हमें थोड़ा सा हेर फेर करना है कि जो चेंज इन इनकम है, वाई को हम चेंज इन इनकम कर लें, कंजम्पशन को हम चेंज इन कंजम्पशन कर लें, इन्वेस्टमेंट को हम चेंज इन इन्वेस्टमेंट कर लें, मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं तो हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, कोई इसमें मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होगी किसी को, बोथ आर इक्वल। यहाँ हम चेंज की बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर डीलिंग विद चेंज, बिकॉज वी आर डीलिंग विद इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इज द चेंज, इज द एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनमें एडिशन होना। तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई, दैट इज क्लियर। नाउ वन थिंग दैट यू हैव टू थिंक इज दैट यू नो व्हाट इज एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि चेंज इन इनकम होने की वजह से कितना चेंज इन कंजम्पशन होता है, डेल्टा सी, दिस इज एमपीसी। तो कैन वी राइट दैट डेल्टा सी यानी चेंज इन कंजम्पशन विल बी इक्वल टू एमपीसी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वाई। डेल्टा वाई को हमने इधर ट्रांसफर कर दिया है, इजी। तो यही वैल्यू यहाँ पुट कर दिया है, इसकी जगह पे हमने डेल्टा सी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी है। तो हमारी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एमपीसी इंटू डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई। आगे बढ़े हमने इस होल को इधर ट्रांसफर कर दिया, डेल्टा वाई माइनस एमपीसी डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई। फिर हमने क्या किया, डेल्टा वाई को कॉमन ले लिया, दोनों में कॉमन है तो डेल्टा वाई कॉमन में आ गया, तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ बचेगा एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी ब्रैकेट में आ जाएगा और डेल्टा आई इधर हो जाएगा इज इक्वल टू के उस सामने। नाउ डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, अगर हम इस पूरे वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर दें डेल्टा आई के नीचे, तो इट विल बी डेल्टा आई, सॉरी देयर विल बी डेल्टा वाई विच विल बी इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन 1 माइनस एमपीसी। क्लियर है, कोई इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपली बस इक्वेशन में ट्रांसफर कर रही हूँ, इक्वेशंस में चीजें ट्रांसफर कर रही हूँ। अब मैंने क्या किया, डेल्टा वाई के नीचे डेल्टा आई रख दिया, इज इक्वल टू यहाँ 1 बच जाएगा क्योंकि डेल्टा आई को मैंने डेल्टा वाई के नीचे रख दिया, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। वेरी नाइस। अब ये जो चीज है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये हमें कुछ बता रही है, ये हमने अभी अभी पढ़ा है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट से चेंज इन इनकम, कितना इनकम चेंज होने की वजह से कितना इन्वेस्टमेंट चेंज होने की वजह से कितना इनकम में चेंज आया, यही तो मल्टीप्लायर है, यही तो के है। तो कैन वी राइट के हियर? So K is equal to 1 upon 1 minus MPC, and this is the relationship between multiplier and marginal propensity to consume. याद कर लो, अच्छे से रट लो, एग्जाम में आता है अगर MPC तो आप वैल्यू चेंज करके K निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ MPC की तरह ही हमारा MPS होता है, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जस्ट ऑपोजिट उसका। कितनी कंजम्पशन की चाहत होती है एमपीसी और कितना सेव करने की चाहत है वो एमपीएस होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। उसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा लोग कंजम्पशन करेंगे सेविंग उतनी कम करेंगे, उल्टा हुआ, और जितना कम कंजम्पशन कर रहे हैं तो उतना ज्यादा सेविंग कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज वेरी इजी, के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। अब 1 अपॉन एमपीएस क्यों होगा? क्योंकि पढ़ा हो आपने पहले भी, तो आपको बता देना चाहूंगी कि 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल्स टू एमपीएस होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ आपको अच्छे से इनको डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊंगी, बट दैट इज हाउ इट इज। सो 1 माइनस एमपीसी को हमने रिप्लेस कर दिया एमपीएस से, तो के कैन बी इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से भी हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट
सेम ही बात हुई, जब आपको कंजम्पशन पता है तो आपको पता ही होगा सेविंग कितनी हो रही होगी, इसलिए हम जो फोकस है अपना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे रखते हैं, राइट। सो दिस इज द रिलेशनशिप, वेरी इजी। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि कैसे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि मान लो कि जो एमपीसी है उसकी वैल्यू 0 है, यानी कि कोई भी लोग कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, भाई सारा इनकम सेव कर रहे हैं, सारा इनकम सेव कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि जो के की वैल्यू है, मल्टीप्लायर की वैल्यू है, दैट विल बी 1। केवल एक गुना चीजें उतनी ही इनकम बढ़ेंगी, मतलब जितना रुपया लगा है, ठीक है, जैसे कि 100 रुपया लगा इकोनॉमी में, तो वही 100 रुपया ही बढ़ा, उसके अलावा कुछ भी बढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि लोग कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 है, चेंज इन इनकम के होने की वजह से चेंज इन कंजम्पशन जो है बहुत नेग्लिजिबल है, 0 है, इस वजह से 1 विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड एवरीबडी इज सेविंग, ठीक है, एवरीबडी इज सेविंग। तो साइमल्टेनियसली सेविंग क्या हो जाएगा, एमपीएस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि सारा अमाउंट सेव किया जा रहा है, ठीक है। तो आप देखो कि एमपीसी हमें पता है, एमपीएस भी पता है, एमपीएस से भी अगर आप के निकालोगे तो 1 ही वैल्यू आएगी, देखो सिमिलर वैल्यू आ रही है, तो इसलिए साथ में मैंने आपको एमपीएस भी लिख दिया है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव से भी अगर आप निकाल रहे हैं वैल्यू तो आपकी सही आनी होगी, सही आएगी। फिर अगर एमपीसी हाफ है, 1/2 है, तो हमारा के क्या हो जाएगा 2, यानी कि जो लोग हैं आधा सेव करते हैं, आधा नहीं सेव कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 1/2 वैल्यू है एमपीसी की तो के 2 हो जाएगा। अच्छा, अगर एमपीसी हाफ है तो एमपीएस क्या होगा, आपको पता है कि 1 माइनस एमपीसी जो होता है वो एमपीएस देता है। तो अगर एमपीसी हाफ है तो 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ, तो हाफ वैल्यू होगी, हाफ विल बी आर एमपीएस। यहाँ पे एमपीएस की वैल्यू हाफ है, सिमिलरली के की वैल्यू 2 आ गई क्योंकि वहां पे वैल्यू हमने पुट की है। सो दैट मीन्स इवन इफ यू नो द एमपीएस यू कैन फाइंड आउट के, इफ यू नो द एमपीसी देन ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। अब आगे समझाने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ 2/3 लिखा है तो 2/3 की वैल्यू हमने पुट की इक्वेशन में, 1/1 माइनस एमपीसी, एमपीसी 2/3 है, आंसर 3 आया। तो अगर एमपीसी 2/3 है तो एमपीएस क्या होगा, सिमिलर चीज कि 1 माइनस 2/3 कर दो, तो 1 माइनस 2/3 करोगे तो आंसर आएगा 1/3, दैट मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 1/3 है और के की वैल्यू 3 आएगी। फिर आगे बढ़ो, एमपीसी यहाँ पे 1 है, यानी कि जितना चेंज हमारे इनकम में हो रहा है हम सारा का सारा कंज्यूम कर रहे हैं, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। कि अगर आप सारी चीज बार बार कंज्यूम कर रहे हो, सेविंग बिल्कुल नहीं कर रहे हो, तो जो आपका के है, मल्टीप्लायर है, वो इनफाइनाइट टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, विच इज वेरी रेयर फिनोमिना। इससे तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन भी क्रिएट हो जाएगी क्योंकि लगातार लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, सेविंग नहीं कर रहे हैं, और मल्टीप्लायर इनफाइनाइट है, इनकम बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब इनकम बढ़ती ही जाएगी तो इन्फ्लेशन बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा इन्फ्लेशन, क्योंकि इनकम के बढ़ने से जो प्रोडक्शन है वो तो इतना नहीं बढ़ जाएगा ना, कैपेसिटी से ज्यादा नहीं आ जाएगा, हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो इसलिए इन्फ्लेशन आ जाएगा। खैर, दैट इज अनदर डिस्कशन। फिर अगर 1 है एमपीसी अगर 1 है, ठीक है, तो एमपीएस क्या होगा, 1 माइनस 1 0, तो एमपीएस मैंने यहाँ लिखा है, एमपीएस अगर 0 है तब क्या वैल्यू होगी के की, वही इनफाइनाइट, 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो के की वैल्यू है वो 1/एमपीएस से निकाली है और यहाँ पे 1/1 माइनस एमपीसी से निकाली है, दोनों ही बात बराबर है। आपको जिसकी भी वैल्यू दी हो आप के को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दे रखी हो, चाहे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दी हो। लेकिन हमें पता है कि सिंस हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से ही सब कुछ पता कर सकते हैं, तो क्यों उस पर ज्यादा फोकस करें, राइट। नाउ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि सिंस एमपीसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, वाई, नाउ वाई, अब जिसने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को अलग से पढ़ा हुआ उसको पता है कि एमपीसी हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। इसलिए 0 होती है क्योंकि चेंज इन इनकम होने की वजह से कुछ ना कुछ आप कंजम्पशन करोगे। क्या आपका कंजम्पशन कभी 0 हो सकता है? नहीं, यानी कि कुछ ना कुछ तो वैल्यू आपकी आनी है एमपीसी की, तो वो हमेशा 0 से बड़ा होता है क्योंकि कंजम्पशन हमेशा होता है, ठीक है। बिना कंजम्पशन नहीं रह सकते हो आप, कुछ भी चेंज आया हो इनकम में, कुछ ना कुछ आपका कंजम्पशन रहेगा ही रहेगा। इसलिए एमपीसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डेल्टा सी डेल्टा वाई, क्या कभी ऊपर वाली वैल्यू इतनी हो सकती है कि वो डेल्टा वाई से भी आगे निकल जाए, मतलब आपकी जो इनकम में चेंज आ रहा है उससे भी ज्यादा आप कंजम्पशन करने लगोगे?
कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ये वैल्यू कभी भी इसके बराबर हो सकती है। आप सारा इनकम कंज्यूम जरूर कर सकते हो, इनकम से ज्यादा कंजम्पशन कैसे कर सकते हो भाई? है ही नहीं। ठीक है, अब कहते हो उधार लेके कर रहे हैं, वो बात हम यहाँ कर ही नहीं रहे हैं। तो डेल्टा वाई हमेशा इससे छोटा रहेगा या इसके बराबर रहेगा। ये वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू कभी भी कंजम्पशन की वैल्यू इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, कि इनकम से भी ज्यादा हो, इसलिए 1 से हमेशा लेस आएगा इसका वैल्यू। एमपीसी विल ऑलवेज बी लेस देन 1। दैट इज वाई जब भी आप मल्टीप्लायर की वैल्यू फाइंड करोगे, इट विल बी बिटवीन 1 एंड इनफाइनाइट, यानी इन्फिनिटी। 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में ही हमारी मल्टीप्लायर की वैल्यू हमको मिलेगी। हमने यहाँ देखा है। अब कोई भी वैल्यू रख लो, 0.8, 0.6, 0.5, 1/3, ठीक है, एनीथिंग यू वुड वांट टू कीप, यू कैन कीप दैट। तो आपको हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी? मल्टीप्लाई की वैल्यू हमेशा आपको 1 और इन्फिनिटी के बीच में मिलेगी, यानी कि द वैल्यू ऑफ k विल बी बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी। वाई? बिकॉज एमपीसी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। हमने वैल्यूज भी फाइंड आउट करके देखी है। ठीक है, तो ये पूरा रिलेशनशिप था मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्योंकि जब आप एमपीसी को जान जाएंगे कि अच्छा इस इकोनॉमी में लोगों की इतनी चाहत है कंजम्पशन करने की, देन यू विल वेरी इजीली गेस कि वहां पे इन्वेस्टमेंट करते ही कितना ज्यादा इनकम का जनरेशन होने की संभावना होगी। ठीक है, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। नाउ आखिरी टॉपिक ये है कि हम देखेंगे ये मल्टीप्लायर वर्क कैसे कर रहा होता है, अंदरूनी जो काम है वो कैसे है, थोड़ा देखते हैं। और ग्राफ्स भी देखेंगे। वी विल सी ग्राफ्स ट्रू, कि ग्राफ में भी तो देखें भाई, इकोनॉमिक्स पढ़ने बिना ग्राफ के कुछ हो नहीं सकता है। नाउ मूविंग ऑन,